नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉल केरस की। पॉल केरस एस्टोनियाई शतरंज ग्रैंड मास्टर और शतरंज लेखक थे। वह 1930 के दशक के मध्य से 1960 के दशक के मध्य तक दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल थे। केरस 5 मौकों पर विश्व चैंपियनशिप मैच खेलने से चूक गए और इसका कारण था एल्काइन के खिलाफ वो विश्व चैंपियनशिप खेलने ही वाले थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। जहां उनका जन्म हुआ था एस्टोनिया में, आज भी उनके जन्म स्थान पर जो है उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, जहां पर आप जाकर के उनके साथ बैठ सकते हैं और शतरंज खेल का आनंद उठा सकते हैं, तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इस महान खिलाड़ी के बारे में आज बात करेंगे, जिसे शायद एक समय मिखाइल ताल से भी ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी माना गया, जिसने मिखाइल ताल को कई बार पराजित किया और एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्लस स्कोर हमेशा मिखाइल ताल के खिलाफ इस खिलाड़ी का रहा। लेकिन आज मुकाबला देखने जा रहे हैं हम बोरिस स्पासकी के साथ। बोरिस स्पासकी जो आने वाले विश्व चैंपियन बने। वैसे आपको बता दूं कि पॉल केरस ने अपने खेल जीवन में कम से कम 9 विश्व चैंपियन को पराजित किया। मेरे ख्याल से इतना काफी है ये बताने के लिए कि वो भी विश्व चैंपियन बन सकते थे। अगर दूसरा विश्व युद्ध ना आता तो हमारे शायद लिस्ट में एक और विश्व चैंपियन होता। खैर, इन सब के बावजूद उनके खेल की अपनी एक महत्वता है। तो आइए आज से शुरू करते हैं उनके ऊपर एक सीरीज और देखेंगे लगातार उनके शानदार गेम और सीखेंगे उनके शानदार खेल से आक्रमण करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपने देखा कि पॉल केरस किस स्तर के खिलाड़ी थे और क्यों वो विश्व चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन उनके जैसा आक्रमण जो है वो फ्यूचर में उनके आक्रमण करने के तरीके से बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने गेम को सुधारा और सीखा। मिखाइल ताल भी उनमें से एक थे जिन्होंने पॉल केरस के गेम्स में से बहुत आक्रमण करने की जो है सीख ली, और जो उनके आक्रमण करने के जो मूलभूत सिद्धांत होते थे कि कैसे वो आक्रमण करते थे, क्या क्या करते थे, उन सब बातों को सब लोगों ने स्टडी किया। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को क्या कुछ हुआ। इसमें पॉल केरस व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे, बोरिस स्पासकी जो कि विश्व चैंपियन बनने वाले थे वो ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे। और जिस अंदाज में पॉल केरस ने बोरिस स्पासकी को पराजित किया वो आपको दिखाएगा कि पॉल केरस का क्या स्टैंडर्ड था और जब वो अपने दिन पे होते थे तो किस तरह की शतरंज खेलते थे। तो चलिए शुरू करते हैं मुकाबले को। मुकाबला शुरू होता है यहाँ पर D4 से। पॉल केरस व्हाइट पीसेस से D4 खेल रहे थे। ओके, नाइट F6 खेला यहाँ पर बोरिस स्पासकी ने। ओके, C4 E6, नाइट F3 B6। तो क्वींस इंडियन ओपनिंग में जो है मैच यहाँ पर पहुंच जाता है। E3 पॉल केरस नॉर्मल स्टैंडर्ड मूव खेलते हैं सेंटर को स्ट्रेंथ करते हुए। बिशप B7, बिशप D3, बिशप E7, कासल कासल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो व्हाइट और ब्लैक के दोनों के कैसल हो चुके हैं। किंग साइड के पीसेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो डेवलप हो चुके हैं। तो अब जो गेम आगे बढ़ना है वो इस बात पर आगे डिपेंड करता है कि क्वीन साइड के जो पीसेस हैं वो कहां से बाहर आने वाले हैं बोर्ड के ऊपर। ओके, व्हाइट ने यहां पर मूव खेला B3। ओके, बिशप जो है वो B2 से निकलने वाला है। तो अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट मूव है कि ब्लैक ने अभी तक सेंटर से अपना जो स्पेस सेंटर पे लेना चाहिए वो नहीं लिया है। तो D5 अगर आप ध्यान से देखो तो D5 यहाँ पे मस्ट मूव जो है वो खेलना ही होता है। और D5 जब बोर्ड पर आता है तो ऐसा लगता है कि ये बिशप बंद हो गया, लेकिन ब्लैक के फ्यूचर में प्लान होते हैं D/C4 करके इस बिशप को ओपन करने के, ठीक है। और सेंटर भी जो है चूंकि आप ले चुके हो, लेकिन जब आप D/C4 मारो तब तक आपके बाकी जो मोहरे है वो सेंटर की स्थिति संभालने के लिए तैयार होने चाहिए। अब देखिए इस गेम में क्या हुआ। बिशप B2, नाइट BD7 खेला यहां पर ब्लैक ने। अच्छा, ये जो लाइन है यहां पर बेटर क्या है कि ब्लैक पहले C5 कर दे। उससे क्या होता है कि जैसे व्हाइट जब नाइट C3 जाएगा तो ब्लैक C/D4, E/D4 मारने के बाद अपने नाइट को C6 से ला सकता है और उसके बाद वो D4 पर और E5 के स्क्वायर पर अच्छा कंट्रोल ले सकता है और साथ ही साथ B4 का स्क्वायर भी। तो ये नाइट जो है वो डेफिनेटली ज्यादा यूजफुल होगा बजाय कि यही नाइट जो है वो जब D7 से बाहर आता है। ओके, गेम में क्या हुआ, नाइट BD7 खेला और इससे नाइट C6 का ऑप्शन है जो चला गया। तो व्हाइट फ्री हो गया, व्हाइट ने नाइट C3 खेला। ब्लैक यहाँ पे खेलता है C5, नेचुरल है। और यहां पर व्हाइट ने खेला क्वीन E2, क्वीन व्हाइट मतलब पॉल केरस ने। अब यहां पर ब्लैक ने जो है पोजीशन इमीडिएटली ओपन की, उन्होंने D/C4 खेला। हालांकि ये D/C4 खेलने से उनका बिशप जरूर ओपन हो गया है, लेकिन फ्यूचर में अभी उनको जो है सेंटर पर पॉन की कमी महसूस होगी। ये बात कही थी पॉल केरस ने खुद अपने मैच को अनोटेट करते वक्त कि शायद D/C4 जो है वो थोड़ा जल्दी मारा गया। उनके हिसाब से पहले रुक C8 खेला जाना चाहिए था और रुक FD1 के बाद BD6। तो ये पोजीशन जो है कमोबस इक्वल है अगर आप ध्यान से देखोगे। डेफिनेटली व्हाइट के पास पहली मूव का एक एक्स्ट्रा मूव का एडवांटेज हमेशा रहता है, तो वो स्लाइड बेटर व्हाइट यहां पर है। तो खैर यहाँ पर बोरिस स्पासकी ने D/C4 खेला। ओके, B/C4
क्वीन C7, ओके, रुक D1। तो अपने मोहरों को जो है वो एक एक करके आप वो सारे मोहरों को एक्टिवेट कर रहे हैं पॉल केरस। और यही बात आपको सीखनी है जब भी आप आक्रमण करना चाहते हैं, आप आक्रामक खिलाड़ी बनना चाहते हैं। कई खिलाड़ी मुझसे बोल रहे थे, अभी हम लाइव कर रहे थे कुछ दिन पहले, कि मैं अटैकिंग करता हूं तो लेकिन मैं हार जाता हूं। डेफिनेटली वहां पर आपके गेम में कुछ कमियां रह जाती हैं, और ऐसे में पॉल केरस जैसे खिलाड़ियों का गेम देखना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कैसे वो अटैक की पहले तैयारी करते थे, कैसे पहले वो अपने मोहरों को अच्छे खानों पर लेकर के जाते थे। ओके, यहां पर जवाब दिया रुक D8। जैसे रुक D8 खेला यहां पर, तो अगला जो व्हाइट का मूव आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। व्हाइट ने यहां पर D5 पुश कर दिया। अब ये D5 पुश करने से क्या हो गया कि अगर आप देखो तो ये पॉन जो है वो लगभग C5 पे फिक्स हो गया। जब तक ये पॉन D4 पे था, आपके पास ऑप्शन था C into D4 मारने का। अब C5 का स्क्वायर जाने से आपका बिशप और आपका जो नाइट है ये जाम हो गए, साथ ही साथ आपका बिशप भी बंद हो गया। तो आपके जो मोहरे हैं ब्लैक के, आप देखो तो यहां पर जाम हो चुके हैं। तो इसीलिए यहां पर एक्चुअली में रुक D8 लाने के पहले ब्लैक को यहां पर ही C into D4 मार देना चाहिए था। C into D4, E into D4, और अब रुक D8 यहां पर अगर लाते तो आप देखो कि D5 जैसा मूव जो है वो उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैक के पास कुछ अच्छी चालें हैं, जैसे कि क्वीन F4, क्योंकि अगर आप यहां पे D into E6 वगैरह एक्सचेंज करते हो तो बिशप F3, क्वीन F3, इवन एक पॉन शायद यहां पे जा सकता है, शायद हाँ E into F7 मार सकते हैं पहले। बट ये पोजीशन जो है ये ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छी है इक्वलाइज करने के हिसाब से, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हो चुका है वाइट का, अगर आप देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो खैर ये एक वेरिएशन हो सकता था, लेकिन रुक D1 यहाँ पर डायरेक्ट खेल दिया। जैसे ही यहाँ पर रुक D8 खेला, सॉरी, तो पॉल केरस ने D5 पॉन पुश कर दिया। अब ये D5 पॉन ऐसे ही नहीं आया है, इसके साथ एक थ्रेड जुड़ी हुई है, D6 थ्रेड। वो क्या हो रहा है D6 अभी आपको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लैक यहाँ पे एक रैंडम मूव करता है, जैसे H6, तो व्हाइट यहाँ पे खेलेगा नाइट B5। अभी आपको क्वीन बचाना है अपना, आप क्वीन कहीं पे भी बचाइए, देन D6, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीस लॉस हो जाएगा, क्योंकि BD6 नाइट D6 अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्वीन D6 जो है अगर हम मारने जाएंगे तो बिशप H7 चेक आ रही है, उसके बाद जो है वो क्वीन बचेगा नहीं। तो यहाँ पर D5 के बाद ब्लैक ने क्या किया, सबसे पहले A6 चला ताकि नाइट B5 को रोका जा सके। तो अब व्हाइट ने क्या किया, यहाँ पर D into E6 और F into E6। तो ये पहला पड़ाव देखिए, पहले अपने मोहरों को सही तरीके से ठीक किया, उसके बाद टाइमली पॉन जो है उनको प्रमोट किया, और उसके बाद E6 पर एक वीकनेस बना दी। अब इस वीकनेस को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। पॉल केरस ने अगला गेम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक वीकनेस क्रिएट कर दी, नाइट G5। अब थ्रेट है नाइट E6 का थ्रेट है। हाँ, यहाँ पर इस तरह से मूव आपको दिख सकते हैं कि जैसे अगर ब्लैक H6 करे, जैसे कि मान लीजिए कि H6 करके यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश करे, तो नाइट इंटू E6 पे क्वीन C6 का एक थ्रेड दिखता है, क्योंकि G2 पे एक मेट आ रही है डबल अटैक टाइप का, सॉरी डबल अटैक टाइप का। तो यहाँ पर लेकिन व्हाइट के पास चाल है, व्हाइट नाइट F4 वापस आ जाएगा, और G5 जैसी चाल काम नहीं करेंगी, क्योंकि नाइट बाद में D5 पे जाके बैठ जाएगा और सारा अटैक यहाँ पर खत्म हो गया। और आप देखिए कि व्हाइट जो है ऑलरेडी विनिंग पोजीशन पर आ चुका है। तो यहाँ पर नाइट G5 पर बोरिस स्पैस्की ने खेला क्वीन C6, ओके। तो यहाँ पर F4 मूव से जवाब दिया पॉल केरस ने। F4 मूव क्यों अच्छा मूव है, दो तीन रीजन है अच्छे मूव के होने के। F4 फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो ये जो फाइल है G फाइल के आसपास रुक का मूवमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर शिफ्टिंग दिखाई देगी। कभी हो सकता है कि इस तरह से पीसेस शिफ्ट हो, और साथ ही साथ आपने देखिए एक तो ये G2 पे मेट भी रोक दी। तीसरा आपने काम क्या किया, E5 के स्क्वायर पर एक अच्छा कंट्रोल लेके जो E5 एक्सेस है उसको भी स्लो कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि गेम आगे कैसे बढ़ता है। तो F4 जो है एक आक्रामक मूव भी थी, ओके। H6 किया, पीस को वापस भेजा, और इससे क्या हुआ, एक और वीकनेस जो है वो लाइट स्क्वायर के आसपास क्रिएट हो गई, ओके। नाइट F3, नाउ क्वीन C7। यहाँ पर काफी सोचने के बाद बोरिस स्पैस्की ने क्वीन C7 खेला, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लैक के पास अगर गेम को उनको ओपन करना है तो एक ही उम्मीद है कि इस वीकनेस को E5 करके खत्म कर दिया जाए। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, और पॉल केरस के दिमाग में बहुत सारी चालें यहाँ पे चल रही थी। पॉल केरस ने यहाँ पे मूव खेला नाइट H4, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्लैक यहाँ पे E5 पुश करे तो एक बेहद ही खूबसूरत चाल व्हाइट की तरफ से आ रही है, वो चाल है बिशप F5। नहीं, नाइट पर अटैक नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्लान है बिशप E6 जाने का। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, EF4 सो बिशप F6 चेक, किंग H8 वगैरह अगर जाते हैं, नाइट G6, किंग H7, क्वीन C2, और इसके बाद गेम बचेगा नहीं। तो ये जो मैनवरिंग की तैयारी थी बिशप F5 और बिशप E6 की, कमाल की थी। बोर्ड पर हुई तो नहीं, लेकिन इसकी वजह से गेम काफी जो है ब्लैक का प्रॉब्लम में फंसा रहा। BD6 खेला उन्होंने, ओके।
तो यहाँ पर बिशप b1 खेला, हालांकि यहाँ पर पॉल केरस लिखते हैं कि बिशप g6 शायद ज़्यादा अच्छा था। खैर उन्होंने बिशप b1 खेला, तो रुक fe8 लेकर के आए बोरिस स्पैसकी। अब बोरिस स्पैसकी क्या चाल है, देखिए एक तो b1 जब वापस गया है तो डेफिनेटली आप जान सकते हैं कि कभी भी इस डायगोनल पर ये क्वीन की एंट्री भी हो सकती है और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है एक मेटिंग थ्रेट टाइप से। तो रुक fe8 लेकर के बोरिस स्पैसकी क्या कर रहे हैं, वो अपने नाइट वगैरह को पीछे ले जा रहे हैं ताकि डिफेंस जो है वो अपने उसको इंप्रूव किया जा सके, e6 पे भी सपोर्ट को इंप्रूव किया जा सके जो उनकी वीकनेस है, और h7 जैसे स्क्वायर्स पर भी जो है अपने सपोर्ट को डेवलप किया जा सके। ओके, तो ये एक चाल हो सकती थी। तो अब यहां पर पॉल केरस खेलते हैं क्वीन f2। अब ये क्वीन f2 क्या करने वाला है, क्वीन जो है वो किंग साइड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद आपको ये जो दो बिशप यहां पे साइलेंटली बैठे हुए हैं, इनका पावर, इस क्वीन का पावर, नाइट का पावर, ये सारे पावर जो है वो एक साथ यहां पे यूज होने वाले हैं। तो अपोनेंट ने खेला नाइट f8, जैसे ही नाइट f8 खेला तो क्वीन g3। अब जो है आने वाली चाल में ये जो डिफेंडर है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको एक्सचेंज करने के लिए नाइट g6 का प्लान ऑलरेडी यहां पर तैयार था। स्पैसकी ने नाइट h5 खेला, उन्होंने बोला अपने क्वीन को हटाइए, लेकिन पॉल केरस ने बोला कि शायद ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्वीन h6 क्वीन h3 पे भी फाइन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग थ्रेड चालू हो गई फिर से नाइट g6, तो नाइट f6 वापस लौटे। उनको उम्मीद थी कि शायद अगर इस तरह से कुछ हो जाए, लेकिन खैर ये तो संभव नहीं था। तो अब यहाँ पर पॉल केरस खेलते हैं नाइट g6। ओके, यहाँ पर उन्होंने बाद में लिखा कि शायद g4 भी एक ज़्यादा स्ट्रांग मूव हो सकता था, लेकिन उन्होंने शायद हो सकता है कि इस बिशप और इन सबके बारे में सोचते हुए g4 को नहीं खेला। खैर उन्होंने यहाँ पे मूव खेला नाइट g6। तो अब यहाँ पर बोरिस स्पैसकी अब क्या करें, मतलब अगर आप ज़्यादा देर तो इंतजार नहीं कर सकते, तो e5 जो है उन्होंने फाइनली यहाँ पर प्रेस किया। जैसे e5 प्रेस किया तो व्हाइट खेलता है यहाँ पर नाइट d5, और नाइट d5 के आने के साथ ही ब्लैक का ना सिर्फ ये बिशप बंद हो गया बल्कि उसकी सारी उम्मीदें जो है यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर बिशप इंटू d5 मारा, बिशप इंटू d5, तो पॉल केरस यहाँ पे जवाब देते हैं, बिशप को नहीं मारा अभी, पहले खेला f इंटू e5। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर बिशप इंटू c4 मारा जाए तो e इंटू f6, बिशप f1, रुक f1, यहाँ पर एक्सचेंज डाउन है व्हाइट, लेकिन f7 आ रहा है नेक्स्ट मूव में, और आप अगर कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी करेंगे, gf6 ऑलमोस्ट मारना फोर्स है, तो बिशप f6 के बाद ये जो पोजीशन है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आप देखिए ये दो बिशप की पोजीशन, ये रुक, ये क्वीन, बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है, और क्वीन h6 भी आ रहा है, तो पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की ओर आगे जा रही है। तो यहाँ पर b इंटू e5 मारा। ओके, तो नाइट इंटू e5। यहाँ पर पॉल केरस लिखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ब्लंडर किया, यहाँ पे वो सिंपल एक्सचेंज विन कर सकते थे बिशप e5 से, क्योंकि अगर यहाँ पे रुक e5, नाइट e5, क्वीन e5, c इंटू d5, ये पोजीशन जो है क्लियरली विनिंग पोजीशन है यहाँ पर व्हाइट की। खैर उन्होंने नाइट इंटू e5 खेला, जवाब दिया बिशप e6। यहाँ पर बोरिस स्पैसकी ने अपने बिशप को बचाया। नाउ क्वीन g3 लेकर के आए यहाँ पर पॉल केरस, रुक d1, रुक इंटू d1, b5। ये एक आप कह सकते हो कि b5 एक पुश था ब्लैक की तरफ से कि भाई किसी तरह से अब क्वीन साइड से कुछ किया जाए, वहां पर एक्सचेंजेस किए जाएं, लेकिन यहाँ पर जो है पॉल केरस चुपचाप रुक f1 वापस जाते हैं। अब रुक इंटू f6 का थ्रेट है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो उनके अपोनेंट है वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो खेलते हैं नाइट d7। अब आपकी बारी है, पॉज करिए और इस गेम को फिनिश करिए, जो कि पॉल केरस ने किया। पॉल केरस ने यहाँ पे खेला क्वीन सैक्रिफाइस, उन्होंने खेला क्वीन इंटू g7, और इसके बाद उनके अपोनेंट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो कि अगर वो किंग इंटू g7 मारते हैं तो नाइट d7 यहाँ पर डिस्कवर्ड चेक है बिशप से, और अब ये दो स्क्वायर तो रुक ने बंद करके रखे हैं, ये दो स्क्वायर बिशप ने बंद करके रखे हैं, ये स्क्वायर भी बिशप से बंद है, ये सारे, तो सिर्फ ओनली स्क्वायर है, आपको किंग g8 जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर नाइट f6 चेक अगेन, और अब फिर किंग कहीं पे भी आने वाला है, कहीं पे भी जाएगा, यहाँ पर ये चेक आने वाली है और क्वीन आपका चला जाएगा, तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर व्हाइट पीसअप हो जाएगा, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया बोरिस स्पैसकी ने, इसीलिए क्वीन g7 के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया इस मूव के बाद ही। तो एक शानदार जीत पॉल केरस की। पॉल केरस पर हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। उन्होंने मिखाइल ताल को भी कई बार पराजित किया है, उन्होंने दुनिया के कई विश्व चैंपियंस को पराजित किया है, इसीलिए उन विश्व चैंपियन के गेम्स के मैच के खिलाफ कि उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है, उस पर हमारी वीडियोस जो है उसकी सीरीज लगातार जारी रहेगी। उम्मीद है आपको चेस बेस इंडिया की ये सीरीज पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप ज्वाइन का बटन दबा के हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। इस तरह से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं और कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।
तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।